इन्फिनिटी, अनंत से अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? अंडा ही मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परमाणु मॉडल की सफलता, यानी परमाणु मॉडल की किस सिद्धांत में, जो परमाणु मॉडल है किस सिद्धांत में उन्होंने सफलता प्राप्त की। अभी तक हमने सिर्फ परमाणु मॉडल के बारे में ही बात की है, अब उसकी सफलता के बारे में बात करेंगे। तो पहला सफलता है क्या? परमाणु का स्थायित्व। किसका? परमाणु का स्थायित्व, यानी स्टेबिलिटी ऑफ परमाणु। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल है, उसके सिद्धांत के अनुसार हम परमाणु के स्थायित्व को क्या करते हैं? स्पष्ट कर सकते हैं बोर के सिद्धांत के अनुसार। तो बोर के सिद्धांत के अनुसार बोर ने बताया है कि बोर मॉडल के अनुसार अगर परमाणु में क्या परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन, हम लोग को तो पता है परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन बिना क्षय हुए, मतलब बिना क्षय मतलब बोलना चाहिए बिना नष्ट हुए, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं बोर के परमाणु के अनुसार, ठीक है, परमाणु मॉडल के अनुसार, तो जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर या नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, तो इलेक्ट्रॉन की जो चक्कर लगाने में जो ऊर्जा तो खर्च होगा, जैसे हम लोग यहाँ सब यहाँ तक जाएंगे तो कुछ तो हम लोग की एनर्जी लॉस होगा ना, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी लॉस होता है। लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसमें ना किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता, ना ही इसमें कोई इंक्रीज होता है, मतलब जिसका ऊर्जा का मान है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है वो किसी भी प्रकार से ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, इसका एक समान मान मतलब ऊर्जा होता है, एक समान मतलब स्थिर ऊर्जा होता है, जिसे क्वांटीकृत कहते हैं। तो इसका क्षय नहीं होने का मतलब ऊर्जा नष्ट नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर क्या आकर्षित नहीं होंगे, मतलब नाभिक में गिरेंगे नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरेंगे नहीं तो परमाणु कैसा होगा? स्थिर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो ना ऊर्जा नष्ट होए बिना, मतलब नष्ट नहीं होगा, और नष्ट नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिरेगा नहीं, और नाभिक में गिरेगा नहीं तो परमाणु क्या होगा? स्थिर होगा। इसी को बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इसे क्या बोलते हैं? स्थायित्व बोलते हैं। तो परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या आसानी से मतलब समझाया आसानी से जा सकता है बोर के परमाणु के अनुसार। इनकी दूसरी सफलता है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान दिखने स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना, मतलब हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन समान अन्य जितने भी स्पीशीज है, ठीक है, जितने भी स्पीशीज है उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना आसानी से की जा सकती है। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन के nth कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना आसानी से की जा सकती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के समान जैसे हीलियम हो गया, क्या हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2, इनकी भी मतलब इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन उत्तर वाले स्पीशीज है, ठीक है, तो इसमें भी ना इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना आसानी से की जा सकती है। किसके अनुसार? बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, ठीक है, उसके सिद्धांत के अनुसार। तो अगर हम लोग देखें हैं तो इसके लिए ना कुछ व्यंजक दिए गए हैं जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है, व्यंजक दिए गए हैं जैसे En इक्वल 2π² एमी फॉर z² अपान n² h², ये व्यंजक बोलो कुछ ना सम वो दिया गया है फार्मूला, मतलब इसको सॉल्व करने का इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना किए जाने के लिए कुछ फार्मूला दिया गया है, जो है En इक्वल 2π² एमी फॉर z² अपान n² h²। अब इसको देखो, यहाँ जो m है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को शो करता है, जो E है वो इलेक्ट्रॉन का आवेग को शो करता है, और जो H है और इसको तो आप लोग को पता ही होगा क्या है? प्लांक कांस्टेंट या प्लांक स्थिरांक है, ठीक है। अब यहाँ देखो M, E और H के मान को प्रतिस्थापित करें, ठीक है, उसको प्रतिस्थापित करें तो अगर हम लोग तो इसका न्यूमेरिकल में मान मिल जाता है। तो En का जो है 2π²
Me4 और n स्क्वायर, इतने का मान क्या हो जाता है, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁸ अपान n स्क्वायर। ठीक है, इतने का मान हो जाता है। फिर जूल आइटम इनवर्स या जूल पर एटम्स। ठीक है, जूल पर एटम्स। अब इसको जूल है, अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1312 या 1312 अपान n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। जब इस जो जूल में है, अब जूल में हो तो एटम में है, पर एटम में है। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो पर मोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इनका मान और ये इनका मान हो गया। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए लेते हैं। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए इस फार्मूला को रखते हैं कि सही है कि नहीं, करके देखते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर Z का मान 1 रखें, हाइड्रोजन के लिए 1 मान रखें, कितना 1 रखें, तो इस फार्मूला के अनुसार देखो 2π² Me4 और Z का, यहाँ देखो Z के मान में, Z के स्थान पर क्या रखें, 1 रखें, और 1 का क्या है, यहाँ Z का स्क्वायर है तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो गया, फिर n स्क्वायर और जूल पर एटम या एटम्स इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ देखो एक जो 1 है उसको चाहे 1 एस स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 यही होता है ना, इक्वल कितना होगा, 1 होगा। अगर 1 का हम लोग 10 बार भी करें तो 1 ही होगा, मतलब 1 का चाहे जितने भी 1 से ही गुणा कर लो, चाहे जितने भी बार कर लो, उसका मान 1 ही आएगा। तो 1 जो मान आया है उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग शो नहीं किए, और इसका जो मान है उसको हम लोग इसके अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो मान है तो माइनस 1312 अपान n स्क्वायर और क्या किलो जूल पर एटम्स, किलो जूल पर एटम्स। अब इससे हम लोग कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ईवी में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 13.6 अपान n स्क्वायर ईवी पर एटम। ठीक है, ईवी पर एटम, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, 1.622 और गुणित 10⁻19 जूल होता है एक इलेक्ट्रॉन का मान, और यहाँ कितना है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस स्क्वायर में इस प्रकार से इसकी सेकेंड जो है सफलता, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समान अन्य स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना, ये भी परमाणु मॉडल के सिद्धांत के अनुसार समझाया जा सका। बोर के परमाणु मॉडल की तीसरी सबसे बड़ी सफलता थी बोर त्रिज्या की गणना करना। ठीक है, बोर सिद्धांत के अनुसार बोर त्रिज्या की गणना कर सकते थे। तो इन्होंने क्या कहा, बोर त्रिज्या की गणना में एन कोश के लिए, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार एन कोश के लिए निम्न क्या दिया गया, व्यंजक मतलब क्या समीकरण दिया गया, निम्न फार्मूला या व्यंजक भी कह सकते हो दिया गया, जिसका मान है Rn इक्वल n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4n स्क्वायर m स्क्वायर z। ठीक है, अब यहाँ देखो Rn का जो मान है उसको a डॉट n स्क्वायर, ठीक है, a डॉट n स्क्वायर, तो इसका जो मान है a डॉट का जो मान है वो 52.9 pm होता है, 52.9 pm होता है। ठीक है, प्रथम स्थिर अवस्था की बोर त्रिज्या कहलाती है, जिसका मान क्या होता है, 52.9 pm होता है। ठीक है, 52.9 pm होता है। तो जो हाइड्रोजन अणु के लिए है उसका प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, 52.9 pm होगी। ठीक है, हाइड्रोजन के समान अन्य स्पीशीज के भी हम लोग क्या करते हैं, बोर त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। हाइड्रोजन जैसे आयनों के लिए निम्न समीकरण द्वारा उसकी भी क्या है, तो बोर त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। हाइड्रोजन जैसे आयनों के लिए ना, तो यहाँ उनके लिए निम्न समीकरण क्या है, Rn a डॉट a नॉट n स्क्वायर अपान z। ठीक है, देखो यहाँ से a नॉट का मान अगर रखें 52.9, यहाँ पर a नॉट का मान रखें 52.9 और n का फिर बाकी को सेम टू सेम लिखते हैं, n स्क्वायर फिर अपान z। ठीक है, Rn का मान, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन के समान जो आयन रखने वाले हैं उन स्पेसिस के भी हम लोग क्या करते हैं, बोर त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। किसके, बोर सिद्धांत के अनुसार। जहाँ जो z है,
क्या है, जो जेट है उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय आवेश कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जो न्यूक्लियर चार्ज जो है नाभिकीय आवेश है, अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो जो त्रिज्या है वो घटेगा। अगर नाभिकीय आवेश इंक्रीज हुआ तो जो त्रिज्या है, रेडियस है, जो रेडियस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब घटेगा। इस प्रकार से बोर की तीसरी सबसे बड़ी सफलता, बोर त्रिज्या की गणना भी आसानी से समझाया जा सकता है बोर सिद्धांत के अनुसार। बोर के परमाणु मॉडल की चौथी सफलता के बारे में बात करते हैं। तो चौथी सफलता थी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान अन्य स्पीशीज के आयनन ऊर्जा की गणना, मतलब आयनन ऊर्जा की गणना करना। अब बोलोगे आयनन ऊर्जा क्या है, तो आयनन ऊर्जा वह ऊर्जा है जैसे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। मान लो एक पेन, क्या है, मार्कर मेरे हाथ में है। अगर मार्कर को मैं अपने हाथ से उठा के यहाँ से अगर इधर रखता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक रखने के लिए जितनी मैंने ऊर्जा इसमें क्या की है, अफोर्ड की है, इसमें ऊर्जा अफोर्ड की, उसी ऊर्जा को क्या आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार क्या बोलते हैं, परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की यहाँ लॉस होती है, जितनी ऊर्जा यहाँ खर्च होती है, वही ऊर्जा को क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन समान है अन्य स्पीशीज है, उसके आयनन ऊर्जा की गणना बोर के परमाणु मॉडल से आसानी से की जा सकती है। तो इसके लिए अतः यहाँ देखो हाइड्रोजन परमाणु हेतु, ठीक है, इसके हाइड्रोजन परमाणु हेतु EN का मान देते हैं। तो EN वही आपको तो पता ही है, पहले भी बता चुका हूँ, -2.18 इंटू 10⁻⁸ 10⁻⁸ और Z² जूल एटम यूनिवर्स या जूल पर एटम, ठीक है। अब यहाँ देखो फिर से इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1312/n² किलो जूल पर मोल या मोल यूनिवर्स, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनोनिक एनर्जी देखते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए देखें तो एक हो जाएगा E∞ - E1। इन्फिनिटी जो है अंतिम मान है और जो 1 है वो प्रारंभिक मान है, ठीक है। अब यहाँ देखो इन्फिनिटी से लेते हैं तो यहाँ से अगर E का मान रख दें, इसमें अगर E का मान रख दें, ठीक है, तो क्या होगा, देखो अगर E का मान रखते हैं तो E इन्फिनिटी में रखते हैं ना, तो यहाँ देखो -2.18 इंटू 10⁻⁸ है, हो गया। फिर यहाँ देखो n की जगह में हमें क्या रख रहा है, इन्फिनिटी रखना है, तो एक बार इन्फिनिटी रखें, फिर सेम प्रोसेस करेंगे, माइनस है बीच में, यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ भी माइनस कर दिए। अब यहाँ क्या होगा, फिर से रखेंगे तो -2.18 इंटू 10⁻⁸ अपान, अब यहाँ n की जगह में क्या रखेंगे, 1 का मान रखेंगे, ठीक है, वैल्यू 1 रखेंगे। अब यहाँ देखो इन्फिनिटी से अगर डिवाइड करेंगे, हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी संख्या हो, वो संख्या चाहे दशमलव में हो, पॉइंट में हो या घात में हो, ये मैंने नहीं रखता, चाहे संख्या जो है, अंक जो संख्या में दिया गया और जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम उसे इन्फिनिटी अनंत से अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, अंडा ही मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा, ठीक है ना। अंडा, फिर अंडा मिलेगा, उसको आमलेट बना के मत खा जाना, यहाँ देखो बाद में आमलेट बना के खाना, पहले यहाँ समझो। तो जो इन्फिनिटी से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अंडा मिलता है। क्या मिलता है, अंडा, यानी 0 मिलता है। अब यहाँ देखो माइनस है तो माइनस हो गया। अब अगर हम लोग किसी भी संख्या को, फिर से देखो किसी भी संख्या को, चाहे फिर से पॉइंट हो या घात में हो, अगर उसे हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो उसके मान में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर हम लोग इन्फिनिटी से अगर डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या को तो क्या मिलता है, अंडा मिलता है, यानी 0 मिलता है। अगर हम लोग कहीं x से डिवाइड करते हैं तो उसके मान में किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ देखो x से हम लोग x से अगर डिवाइड करेंगे -2.18 इंटू 10⁻⁸ को, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब चेंजेस नहीं होगा। तो सेम टू सेम लिख दिए। अब क्या होगा, जूल पर एटम या जूल एटम यूनिवर्स। अब यहाँ से देखो 0 का तो कोई मान नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है।
माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ देखो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस से प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नीड होती है क्या प्लस को बताने के लिए, नहीं होती ना, तो यहाँ नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 2.18 इंटू 10⁻80 मतलब 2.18 गुणित 10⁻18 जो एटम इनवर्स है। अब इसको फिर से क्या करते हैं, किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1312 किलो जूल क्या हो जाएगा पर मोल या मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। अब यहाँ से देखते हैं हाइड्रोजन के लिए अगर लेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर देखें तो जो En का मान है वो तो सेम हो जाएगा -2.18 गुणित 10⁻18 और जो जेट है उसका स्क्वायर हो जाएगा जेट स्क्वायर और एटम इनवर्स। ठीक है, परमाणु ना। अब यहाँ से फिर वही किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे बार बार, इसीलिए जो है जो क्या बोलते हैं -2.18 इंटू 10⁻80 और जो -1312 जेट स्क्वायर अपन इन स्क्वायर, ये दोनों को याद कर लेना, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग को जूल में चाहिए तो ये वाला चाहिए -2.180, अगर किलो जूल में चाहिए तो ये वाला चाहिए जो जिसमें दशमलव नहीं है, किसी प्रकार की ना घात है। तो हमेशा याद रखना जूल वाला क्या होता है, मतलब दशमलव में है घात में है, तो इजीली याद हो जाएगा आसानी से। और जो किलो जूल में है उसमें ना किसी प्रकार का घात है और नहीं क्या है दशमलव है। मैं बस इसमें बात कर रहा हूँ ना संख्या में, फिर इसमें मत बोलना कि सर जेट में है और आप नहीं बोल रहे हो, तो इसको ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो किसी भी हाइड्रोजन के लिए हम लोग निकाल सकते हैं अगर इस फार्मूला या सूत्र का याद रखें या यूज करके। ठीक है, तो यहाँ जो हीलियम है, हीलियम लिथियम का देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल। तो हीलियम है, तो हीलियम का जो आयनीकरण ऊर्जा है, हीलियम माइनस का जो आयनीकरण ऊर्जा है, अगर हीलियम परमाणु की दूसरी आयनीकरण ऊर्जा Ie2 होगी। अगर हीलियम के लिए आयनीकरण ऊर्जा देखें तो हीलियम के परमाणु की जो दूसरी आयनीकरण ऊर्जा है वो Ie2 होगी। और यही अगर लिथियम प्लस टू के आयनीकरण की ऊर्जा देखते हैं तो उसके लिथियम परमाणु की तीसरी आयनीकरण ऊर्जा E3 होगी। ठीक है, इस प्रकार से जो सफलता है बोर के परमाणु मॉडल जो सफलता है वो कंप्लीट होती है। पहला देखा हमने परमाणु की स्थायित्व स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, दूसरा है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन समान स्पीशीज की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना, चौथा देखा बोर के सिद्धांत के अनुसार बोर त्रिज्या की गणना, और चौथा सफलता है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान अन्य स्पीशीज की आयनन ऊर्जा की गणना। ठीक है, इस प्रकार से जो बोर के परमाणु मॉडल है उसकी सफलता यहाँ देख लें। अब देखते हैं हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम का संख्यात्मक स्पष्टीकरण। ठीक है, तो जो बोर के परमाणु मॉडल है उनके अनुसार हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम का संख्यात्मक स्पष्टीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो इनके एक बिंदु के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाती है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाती है तो ऊर्जा क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, ऊर्जा मतलब ग्रहण करती है। जब जैसे यहाँ से ये निम्न है, यहाँ से अगर यहाँ तक उच्च में जाती है तो ऊर्जा क्या करती है, ग्रहण करता है, मतलब अवशोषण होता है ऊर्जा का। अगर फिर से उच्च से नीचे, ठीक इसी प्रकार ना इलेक्ट्रॉन जब उच्च से निम्न मतलब हाई से लो में आएगा तो ऊर्जा क्या होता है, लॉस होता है, यानी ऊर्जा उत्सर्जन करती है, ऊर्जा के यहाँ उत्सर्जन होता है। तो अब दो कक्षों के बीच, अब तो देखो पहला कक्षा हो गया निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर और दूसरा हो गया उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर। तो दो कक्षों के बीच ऊर्जा के अंतर को निम्न प्रकार से क्या करते हैं, दर्शाया जा सकता है। जैसे डेल्टा ई को क्या कहते हैं, ऊर्जा के अंतर बोला जाता है। डेल्टा ई इक्वल एफ माइनस ई आई, जहाँ एफ क्या है फिनिश्ड मतलब अंतिम, और आई क्या है इनिशियल मतलब प्रारंभिक। ठीक है, तो अब यहाँ देखें हमें पता है ई एन का मान पता है -RH आर एच 1/n²। आर एच कंफ्यूज मत होना, आर एच उसी का मान है ये वाला। अब याद आया 2π²m4/n², यहाँ Z² भी होता था और Z² यहाँ नहीं लगा सकते,
सकते हैं, मात्र जेड स्क्वायर उसको है जो एटम के जो होता है ना परमाणु का, उसके लिए शो करते हैं। ये वाला याद आया? तो इसको हम लोग -RH लिख सकते हैं। RH को क्या बोलते हैं? रिडबर्ग स्थिरांक, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं RH को, जिसका मान क्या होता है 2π²me4/n²। अगर इसको न्यूमेरिकल में देखते हैं तो इसका मान क्या होता है पता है ना? 2.18 × 10⁻⁻18 स्टेप होता है। याद आया? ठीक है, वही है। अब देखो, अब दोनों समीकरण को मिलाते हैं, जो डेल्टा ई है और ई एन है। अगर ठीक है, अगर इन दोनों को मिलाएं तो क्या होगा? तो डेल्टा ई, ठीक है, और ई एन मतलब, या ऐसे कर सकते हो कि जो डेल्टा ई है तो डेल्टा ई में अगर ई का मान रखते हैं, ठीक है, डेल्टा ई है या ई का मान रखते हैं, या फिर तो दोनों समीकरण को मिलाते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो देखो डेल्टा ई है, अब ई एफ है, ठीक है, अब इसका मान रखेंगे ई एन में, ई एन का मान रखेंगे किसमें? ई एफ में। तो यहाँ हो जाएगा -RH, फिर 1/, यहाँ जो एफ है, यहाँ एफ फिनिश्ड है उसको लिखेंगे n²f, फिर उसके बाद करेंगे माइनस, फिर आई के लिए लिखेंगे इनिशियल के लिए, तो -RH/n²i। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ सेम दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया RH, तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं। अगर RH को निकालेंगे, यहाँ देखो, यहाँ -RH है, यहाँ भी -RH है। अगर दोनों -RH निकलेगा तो क्या होता है? माइनस माइनस का क्या हो जाता है? प्लस होता है। बताया था माइनस माइनस का प्लस होता है, और माइनस प्लस से क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो यहाँ से अगर -RH और -RH निकालेंगे तो क्या हो गया? +RH हो जाएगा। और प्लस को बताने की जरूरत नहीं होती, शो नहीं करते, ठीक है, नीड नहीं होती। अब बचे क्या यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है, कुछ नहीं है मतलब एक है। एक कुछ पता है जादू की तरह होता है, कभी दिखता है कभी दिखाई नहीं देता। तो याद रखना, एक क्या है यहाँ है, तो यहाँ क्या बचा 1/n²f, और यहाँ क्या बचा -1/n²i हो गया, 1/n²f -1/n²i। और जो RH का मान है मैं बताया हूँ ना, RH को हम लोग 2π² लिख सकते हैं, और इसका जो मान होता है 2.18 × 10⁻⁻18 होता है। यहाँ लिखे मान, अब समझ में आया। फिर उसके बाद जो सेम है, मतलब जो बाकी का उसको सेम लिख देंगे 1/n²f -1/n²i। अब यहाँ से देखो, अवशोषित एवं उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति की गणना करने के लिए निम्न समीकरण का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बोलोगे फोटॉन क्या है? तो फोटॉन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं, या ऊर्जा की क्या होते हैं? पैकेज होते हैं, बस छोटे छोटे ऊर्जा का बंडल हो गया। ठीक है, बंडल जैसे अंगूर का होता है ना, अंगूर ले लो, एक अंगूर के एक दानों को मान लो, ऊर्जा का वो क्या है? कर है। और उसी ऊर्जा का जो छोटा छोटा वो होता है बंडल, उसी को क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। तो अवशोषित मतलब आने वाली और निकलने वाली फोटॉन की आवृत्ति की गणना इस समीकरण द्वारा कर सकते हैं। ये क्या है? न्यू है, न्यू इक्वल ΔE/H। हमें ΔE का मान पता है, ठीक है, ΔE का मान पता है ना। यहाँ देखो ΔE का मान अगर रखते हैं यहाँ से तो क्या होगा? 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, और ये 1/n²f -1/n²i। H क्या स्थिरांक है जिसका मान क्या होता है? 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड हो गया। अब अगर इसको हम लोग भाग दें तो भाग देंगे तो 0.329 आएगा, मगर जो इसको भाग देंगे तो क्या होता है? देखो यहाँ क्या दिया है? 10⁻⁻18 दिया है, और नीचे में क्या दिया है? 10⁻⁻34। और जो भाग वाला ऊपर जाता है तो क्या होता है? गुणम बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? गुणम बदल जाएगा, तो 10⁻⁻34 -34 नहीं होगा, यहाँ देखो ये +34 होगा। अगर नीचे में माइनस है, अगर ऊपर ही जैसे ऊपर जाता है उसका माइनस का क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ऊपर ही जाते ही क्या होता? माइनस होता। तो यहाँ क्या है? माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो जो गुणा में होता है, जो घात है, घात जो गुणा होता है, तो जो घातों का गुणा ना होकर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तो यहाँ देखो 34 है तो -18 है, तो यहाँ जो माइनस और प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, मतलब घटेगा। तो अगर 34 में 18 गया तो कितना बचा? 16।
ठीक है। अब बोलोगे 34 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा, तो 16 में प्लस का चिन्ह भी लगेगा। तो यहाँ देखो 16 आया मान सही। अब देखो सेम टू सेम फिर इसको उतारे तो कुछ नहीं करना है, 1/n² एफ माइनस 1/n² आई। अब देखो हम लोग तो जीरो में किसी मान को शो नहीं कर सकते, बस जीरो में शो करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, कुछ नंबर दे दिए। तो नंबर अब कैसे आएगा पता है, जो 10 है मतलब 10 के यहाँ 16 है उसमें का एक मतलब एक 10 से इनके साथ क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद अब क्या मिल गया हमें, नंबर में मान मिल गया। तो 3.29 इंटू 10⁻15 ठीक है, 3.29 गुणित 10 के घात 15 और ए 1/n² एफ माइनस 1/n² आई पर सेकेंड या HZ हर्ट्ज। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का क्या यू का मान मिल गया। तरंग संख्या के रूप में देखते हैं, तो तरंग संख्या के रूप में देखेंगे तो न्यू बार इक्वल न्यू/c ये मान है। ठीक है, तो इस मान के हिसाब से देखते हैं, मतलब इस प्रकार से देखेंगे। तो जो न्यू बार के लिए देखेंगे तो न्यू का मान पता है आपको, अभी निकाले थे समीकरण। ठीक है, अभी जो निकाले थे तो इसका मान था 3.29 गुणित 10 के घात 15 पर सेकेंड और 1/n² एफ माइनस 1/n² आई। और सी यहाँ पर जो सी है वो क्या है, प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट का मान होता है 3 गुणित 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड। बस वहीं लगा दिए हैं, अब कुछ नहीं करना है यार, बस अब इसको भाग मतलब डिवाइड और गुणा बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ देखो 3 है और यहाँ 3, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 दशमलव फिर 0 लग गया। अब 29 है तो 3 9 3 27, 3 9 27 जाएगा, फिर 3 दाम 30 ज़्यादा हो गया, तो 3 9 27 9 बचा कितना 2, 0 लगा 20 हो जाएगा, फिर 3 6 18 हो गया, फिर ऐसे मान निकलते जाएगा। फिर यहाँ से देखो फिर वही प्रोसेस, यहाँ देखो यहाँ पर अब क्या होगा, 10 का घात 15 है और गुणित और 10 का घात कितना है 8 है। तो जो नीचे में और ऊपर जाते ही गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, और जो प्लस हो अब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या होगा, घटेगा। तो 15 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 5 3 8, कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ देखो सॉरी 8 किस हो गया 7 तो बचेगा ना 7, यहाँ देखो मान आया 7। फिर यहाँ सेम टू सेम लिखना है 1/n² एफ माइनस 1/n² आई। बस हम लोग को मान निकल गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब यहाँ देखते हैं कुछ पॉइंट। तो यहाँ देखो अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए अगर NF बड़ा है, NF बोल तो अंतिम मान फिनिशिंग मान प्रारंभिक मान से बड़ा है, तो यहाँ क्या होगा, एनर्जी का अवशोषण होगा, मतलब ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। और वहाँ उसी तरह उस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए देखें, किसके लिए, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए देखें तो Ni मतलब प्रारंभिक मान इनिशियल मान अगर बड़ा है किससे, अंतिम मान से NF से, तो यहाँ एनर्जी का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, एनर्जी का उत्सर्जन होगा। बोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अगर देखें तो परमाणु की जो संरचना स्थायित्व है उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छी तरह से आसानी से समझाया जा सका, लेकिन कुछ ऐसे भी सिद्धांत है जिसे समझा नहीं पाए, को बोर्ड के परमाणु मॉडल से वो मतलब सिद्ध नहीं हो पाया। तो उसी को यहाँ कहा गया है लिमिटेशन, सीमाएं या कमी, या कह सकते हो दोष। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहला दोष एक से अधिक इलेक्ट्रॉन और परमाणु को, मतलब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और परमाणु को तो समझा लिए बोर्ड के परमाणु मॉडल अनुसार, लेकिन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन और जो परमाणु थे उसको समझाना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। मतलब बोर्ड के जो परमाणु मॉडल है उसके अनुसार समझा नहीं पाए एक से अधिक इलेक्ट्रॉन और परमाणु। अगर वही दूसरी दोष देखें तो दो ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण केवल एक ही स्पेक्ट्रम रेखा होनी चाहिए, ऐसा बोर्ड के परमाणु मॉडल में था। लेकिन अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप से स्पेक्ट्रल रेखा को देखा गया तो जो स्पेक्ट्रल रेखा है वही बहुत ही महीन रेखाओं में क्या हुए थे, बिछे हुए थे, जिसे समझा नहीं पाएगा। ठीक है, कौन, बोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार। अब तीसरा जो है जीवन प्रभाव, मतलब जब विकिरण उत्सर्जित करने वाले परमाणु को जब क्या चुंबकीय क्षेत्र में रखते थे, तो उसमें जो स्पेक्ट्रम निकलती थी वो बहुत महीन
महीन छोटे छोटे रेखाओं में क्या हो जाती थी, बट जाती थी, विभाजित हो जाती थी। इस प्रभाव क्या कहते हैं, जीवन प्रभाव कहते हैं। तो इसको समझा नहीं पाए। अब चौथा दोष देखें तो स्टार का प्रभाव, क्या, स्टार का इफेक्ट। तो परमाणु में स्पेक्ट्रम में विद्युत का जो प्रभाव है उसको नहीं समझा पाए। मतलब परमाणु में जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो विद्युत का प्रभाव होता है उसको क्या कहते हैं, स्टार का प्रभाव कहते हैं। देखो याद रखना, जीवन प्रभाव और स्टार प्रभाव कभी कभी पूछा जाता है। जीवन प्रभाव क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु को विकिरण मत उत्सर्जित करते तो महीन रेखा में बढ़ जाता है। मतलब जहाँ चुंबकीय क्षेत्र आया वहाँ क्या आएगा, जीवन प्रभाव, और स्टार के प्रभाव में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो जो परमाणु में स्पेक्ट्रम है उसमें विद्युत क्षेत्र के कारण स्टार प्रभाव होता है। तो स्टार के प्रभाव को जो समझा नहीं पाए कौन, बोर के परमाणु मॉडल। अब जो पांचवा है उसमें देखें तो जो अणुओं की जो संरचना व आकार है उससे संबंधित कोई जानकारी बोर के परमाणु मॉडल में नहीं दी गई थी। और जो बोर के परमाणु मॉडल है, जो बोर के परमाणु मॉडल नए सिद्धांत जैसे डी ब्रोगली का संबंध, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, इन सब को सिद्ध नहीं कर पाए आगे चलकर। पहले तो बोर ने अपना मॉडल दिया था परमाणु मॉडल, फिर जब बाद में नए सिद्धांत क्या हुए, खोजे गए, जैसे डी ब्रोगली का संबंध और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इन सब को जब देखे गए नए सिद्धांतों, तो जो पुराने सिद्धांत यानी बोर के परमाणु मॉडल था वो नए सिद्धांत को समझा नहीं पाए। तो इस प्रकार से कुछ लिमिटेशन या सीमाएं कह सकते हो या कमी या दोष जो बोर के परमाणु मॉडल में देखा गया था। ठीक है, फिर इस प्रकार से हम लोग बोर के परमाणु मॉडल को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।